बोन ट्यूमर्स की हमने बात करनी है अब। तो बोन ट्यूमर्स में सबसे पहले भी है तो ऑस्टियोमा। ऑस्टियोमा जो होता है ना, ये फेशियल बोन्स पे सबसे ज़्यादा अराइज करता है। ओमा से आपको समझ आ रही है बिनाइन है, और ऑस्टियोमा से ऑस्टियोस से समझ आ रही है कि बोन का ट्यूमर है बिनाइन। फेशियल बोन्स पे अराइज करता है, ठीक है। फेशियल स्केलेटन के ऊपर बन जाता है इस तरह से, ठीक है। किसके साथ एसोसिएटेड होता है? गार्डनर सिंड्रोम के साथ। गार्डनर सिंड्रोम आपने जीआईटी में पढ़ा होगा, पैथोलॉजी में, कि पॉलिप्स बनते हैं स्टमक में, और उसके साथ एसोसिएटेड होता है ये ऑस्टियोमा, फेशियल बोन्स पे बना होता है, ठीक है। और साथ में ये बाकी चीज़ें भी हो रही होती हैं। सो ऑस्टियोमा क्या होगा? बिनाइन ट्यूमर ऑफ द बोन, फेशियल बोन्स पे अराइज करता है, गार्डनर सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है। देन द ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा। अब इस पे क्या है? बिनाइन ट्यूमर ऑफ द बोन है, लेकिन ऑस्टियोइड है। मीन्स दैट ऑस्टियोइड क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। कौन बनाता है? ऑस्टियोब्लास्ट्स। ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ऑस्टियोइड, ठीक हो गया। तो ये क्या होगा? ऑस्टियोब्लास्ट है, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द ऑस्टियोइड मैट्रिक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाहर क्या होगी? रिम होगी रिएक्टिव बोन की, ठीक है। तो ये हमारे पास जो होगा ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, इसलिए हम इसको कहते हैं। किसमें होता है? 25 ईयर्स से कम लोगों में होता है, मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। कॉर्टेक्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है। बोन पेन के साथ पेशेंट्स आते हैं, लेकिन ये है कि जब हम उनको एस्पिरिन देते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। और ये 2 सेंटीमीटर से छोटा होता है, रेडियोल्यूसेंट कोर होता है, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्टोमा इज सिमिलर टू ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, लेकिन ये है कि वो 2 सेंटीमीटर से बड़ा होता है। तो ये दोनों डिफरेंसेस आपने याद रखने हैं। ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा 2 सेंटीमीटर से छोटा है, वर्टिब्रा में है, और एस्पिरिन हम देने से उसकी बोन पेन ठीक हो रही है, ठीक है। वर्टिब्रा नहीं है, सॉरी, लॉन्ग बोन्स पे, ठीक है। लेकिन ऑस्टियोब्लास्टोमा में क्या है कि ये लार्ज है, और कहाँ पे? वर्टिब्रा पे, और इसकी जो पेन होती है वो एस्पिरिन से रिलीव नहीं होती। तो ये डिफरेंसेस हैं इन दोनों में। तो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है? लॉन्ग बोन्स पे, और रेडियोल्यूसेंट है, अपने अंदर से रेडिएशंस को पास करने दे रहा है, ठीक है। तो ये ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा है लॉन्ग बोन्स, फीमेल पे, मेल्स पे ज़्यादा कॉमन है। इसकी जो दर्द होती है उसमें हम एस्पिरिन देते हैं तो ठीक हो जाता है पेशेंट। और देखिए छोटा सारा है, 2 सेंटीमीटर से भी छोटा है। तो ये क्या हुआ होता है कि ऐसे बना होता है, इसके इर्द गिर्द जो है रिएक्टिव बोन फॉर्मेशन हुई होती है। तो इसमें डिफरेंसेस देखें इसमें कि ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा ऑस्टियोब्लास्टोमा में कि दोनों जो होते हैं वो टीन्स एंड 20s में होते हैं, मेल्स में ज़्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है। लेकिन ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा कहाँ पे है? कॉर्टेक्स ऑफ द फीमर टीबिया, लॉन्ग बोन्स में। और ऑस्टियोब्लास्टोमा क्या कहाँ पर है? ये हमारे वर्टिब्रा में होता है। बड़ा कौन सा है, लार्ज कौन सा है? ऑस्टियोब्लास्टोमा। पेन जो है वो नाइट पेन ज़्यादा किस में होती है? ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा में, और रिलीव्ड बाय एनसेड्स, जबकि इसकी पेन जो है रिलीव एनसेड से नहीं होती ऑस्टियोब्लास्टोमा की। नेक्स्ट हमने एक ऐसा ट्यूमर भरना है जिसमें ऐसे स्टॉक निकली होगी बोन से, और इस तरह बना हुआ होगा, ठीक है। इस ट्यूमर का नाम होता है, ये कार्टिलेज का ट्यूमर होता है, जो ऐसे बाहर निकला होगा ना, दिस इज स्टेज ऑफ द कार्टिलेज। तो इसमें होता क्या है? ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, ये ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा होगा, ठीक है। और इसमें देखें कि इस तरह से ये, इसको हम इस तरह से देखें तो इस तरह से नज़र आता है। तो इसमें होता क्या है? देखें, ऊपर कार्टिलेज की कैप होती है, ये जो आपको इसकी कैप नज़र आ रही है ना, दिस इज़ ऑफ द कार्टिलेज, ठीक है। और जो है अंदर जो है वो मेटाफिसिस वही होता है, मेडुलरी कैविटी अंदर आई होती है, और इर्द गिर्द बोन होती है, लेकिन ऊपर फाइब्रस कैप होती है, कार्टिलेजनस कैप होती है, ठीक है। तो दिस इज़ एक्चुअली द ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। क्या होगा? ट्यूमर ऑफ द बोन विद एन ओवरलाइंग कार्टिलेज कैप, मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द बोन, ठीक है। मोस्ट कॉमन कौन सा है बिनाइन ट्यूमर ऑफ द बोन? ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। यही जो कार्टिलेजनस कैप निकली होती है ना, ये सबसे मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर है, ठीक है। लेटरल प्रोजेक्शन होती है ग्रोथ प्लेट की, मेटाफिसिस पे आपको नज़र आ रहा था ना, एपिफिसिस और डायफिसिस के दरमियान में जो ग्रोथ प्लेट थी वहाँ से लेटरल प्रोजेक्शन हुई थी।
बोन इज़ कंटिन्यूस विद द मैरो स्पेस, मैंने आपको दिखा दी थी मेडुलरी कैविटी के साथ कंटिन्यूस थी। ऊपर वाली जो कार्टिलेज होती है वो कैंसर में चेंज हो सकती है, मेलिग्नेंट कैंसर में कॉन्ड्रोसार्कोमा बना सकती है। ठीक है, फिर हो जाता है ऑस्टियोसार्कोमा। अब इसमें क्या होता है, मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है ऑस्टियोब्लास्ट्स की। ठीक है, अब मेलिग्नेंट है ना, ऑस्टियोसार्कोमा आ गया है, बोन्स का मेलिग्नेंट ट्यूमर है। इसके ऑपोजिट हमने ऑस्टियोमा पढ़ा था, बिनाइन था। ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा देखा था, बिनाइन था। ठीक है, अब ऑस्टियोसार्कोमा ये मेलिग्नेंट हो गया। ठीक है, तो ये ज़्यादातर टीन एजर्स में होता है और एल्डरली में कम होता है, टीन एजर्स में ज़्यादा कॉमन होता है। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, रेटिनोब्लास्टोमा, पेजर्स डिजीज़ याद है, हमने देखा था कॉम्प्लिकेशंस में ऑस्टियोसार्कोमा हो सकता है। रेडिएशन एक्सपोजर कहाँ पे अराइज करता है, मेटाफिजिस पे, यूजली डिस्टल फीमर और टीबिया, मतलब कि मोस्टली जो एंड्स होते हैं ना नी जॉइंट, वहाँ पे अराइज करता है ये मेटाफिजिस पे। प्रेजेंट्स एट पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है, बोन पेन होती है, स्वेलिंग होती है, और हमें क्या मिलता है, सनबर्स्ट पेरेंट्स मिलती है, कॉडमैन ट्रायंगल मिलता है। इसको हम देख लेते हैं। सो ये कहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, नी जॉइंट पे। ठीक है, मेटाफिजिस में बना हुआ है, और इसने क्या किया हुआ है, टीन एजर में है ना, टीन एजर में नज़र आ रहा है आपको, और ये मेटाफिजिस ऑफ लॉन्ग बोन्स में राइज कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, इसने ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे पेरियोस्टियम को लिफ्ट ऑफ करना होता है, और ये ऐसे सन बर्स्ट अपेयरेंस देता है। ठीक है, ऐसे लगता है जैसे सन सूरज है, तो दिस इज एक्चुअली सन बर्स्ट अपेयरेंस ऑफ द ऑस्टियोसार्कोमा। और ये देखिए, ऊपर जब इसने पेरियोस्टियम को लिफ्ट किया तो ऐसे कॉडमैन ट्रायंगल बन गया। ठीक है, सो दिस इज अ कॉडमैन ट्रायंगल प्रेजेंट इन द ऑस्टियोसार्कोमा। इसकी जो बायोप्सी होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ऑस्टियोसार्कोमा में हमें प्लियोमॉर्फिक सेल्स मिलते हैं जो ऑस्टियोइड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, मैट्रिक्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आता है जॉइंट सेल ट्यूमर। जॉइंट सेल के नाम से आपको समझ आनी चाहिए सबसे पहले कि इसमें ऑस्टियोक्लास्ट होंगे। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट ही होते हैं ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स, मैंने आपको दिखाए थे ऐसे करके बने हुए थे। ठीक है, उनका ट्यूमर होता है ये। अब पीछे वाला जो ऑस्टियोसार्कोमा था उसमें ऑस्टियोब्लास्ट थे, यहाँ पे क्या है, ऑस्टियोक्लास्ट है। ठीक है, ट्यूमर राइजेस फ्रॉम द मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स एंड स्ट्रोमल सेल्स। यंग अडल्ट्स में, ये भी यंग अडल्ट्स में कॉमन होता है। अब हमने जो देखा था ऑस्टियोसार्कोमा, वो मेटाफिजिस को इन्वॉल्व करा था, ये एपिफिजिस को इन्वॉल्व करता है। मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ है, जॉइंट ऑन द एपिफिजिस। ठीक है, मतलब कि जो एपिफिजिस है बिल्कुल एंड वाला बोन का पार्ट है, वहाँ पे जॉइंट है, बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, और वहाँ पे उन्होंने सोप झाग बना दी हुई है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है, सो बबल अपेरेंस होती है एक्सरे पे। ठीक है, और ये भी लॉन्ग बोन्स के जो नी जॉइंट होता है ना, वहीं पे कॉमन होता है। लोकली अग्रेसिव होता है, रीकर करता है। तो डिफरेंसेस क्या हो गए हमारे, ऑस्टियोसार्कोमा में क्या था, सनबर्स्ट अपेरेंस थी, वहाँ पे कॉडमैन ट्रायंगल बन रहा था। यहाँ पे क्या है, सो बबल अपेरेंस है, वो भी हम देखेंगे क्या होती है और कैसे होती है। और वहाँ पे ऑस्टियोसार्कोमा में क्या था, ऑस्टियोब्लास्ट की मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन थी, यहाँ पे मल्टीन्यूक्लिएट जॉइंट सेल्स की मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन है। कॉमन चीज़ क्या है, वो भी एडल्ट्स में थी, ये भी एडल्ट्स में है। और इसके अलावा जो ऑस्टियोसार्कोमा था वो मेटाफिजिस में थी, ये एपिफिजिस में है। ठीक है, और दोनों नी जॉइंट में है। कॉमन चीज़ क्या है, यंग एडल्ट्स में है, नी जॉइंट में है। ठीक है, सो ये कौन सी आपकी लोकेशन है ट्यूमर की, एपिफिजिस में। ठीक है, एपिफिजिस में है, और इस तरह से सो बबल अपेरेंस दे रही है, सो बबल अपेरेंस दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने ट्यूमर पढ़ना है, विंग सार्कोमा। ठीक है, वो कहाँ पे होगा, डायफिजिस में होगा। अब आपको डिफ्रेंशिएटिंग आना चाहिए चीज़ें सारी। ऑस्टियोसार्कोमा कहाँ पर था, बिल्कुल जो है मेटाफिजिस में ऑस्टियोसार्कोमा था। ठीक है, और जॉइंट सेल कहाँ पे था, बिल्कुल एंड पे एपिफिजिस में। विंग सार्कोमा कहाँ पे होगा, डायफिजिस में होगा। ठीक है, और ये हो गया। अब ये जो विंग सार्कोमा होता है ना, इसमें पेन होती है और फीवर एंड वेट लॉस हो रहा होता है। तो हम इसको कंफ्यूज कर सकते हैं कि पेशेंट को कोई ऑस्टियोमाइलाइटिस है, क्योंकि वहाँ पे भी इन्फेक्शन हुआ होता है, इन्फ्लेमेशन हुई होती है, और इस तरह से जो है ना फीवर एंड वेट लॉस वगैरह हो रहे होते हैं। तो मतलब फ़ीवर हुआ होता है ना, और इस तरह के इन्फेक्शंस की साइंस आ रहे होते हैं, तो हम इसको कंफ्यूज करते हैं विंग सार्कोमा, क्योंकि पेशेंट को ऑस्टियोमाइलाइटिस है। ठीक है, अब जो विंग सार्कोमा होता है उसमें हमें अनियन पील अपेरेंस मिलती है। ठीक है, जैसे होता है ना
प्याज का छिलका, उस तरह से इस तरह के पेरेंट्स मिल रही होती है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इविंग सार्कोमा क्या है? प्रोलिफरेशन है पुअरली डिफरेंशिएटेड सेल्स की जो न्यूरो एक्टोडर्म से ड्राइव होते हैं। डायफेसिस में होता है ये, 15 ईयर्स से कम एज में होता है। अनियन स्किन अपीयरेंस आ रही होती है एक्सरे पे, जो हमने देखी है, और ये मेटास्टेसिस करता है और रिस्पॉन्सिव होता है कीमोथेरेपी पे। और इसमें ये कंफ्यूज किया जा सकता है लिम्फोमा और क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस में। और इसमें जो ट्रांसलोकेशन होती है वो 11 to 22 ट्रांसलोकेशन होती है। और इसमें हमें स्मॉल राउंड ब्लू सेल्स होते हैं जो हमें लिम्फोसाइट्स की तरह रिजेंबल हो रहे होते हैं, जैसे लग रहा होता है लिम्फोसाइट्स है, इस तरह के सेल्स मिलते हैं हमें एविंग सार्कोमा में, स्मॉल राउंड ब्लू सेल्स, ठीक है। और ऐसे लग रहा होता है जैसे लिम्फोसाइट्स है, लेकिन इनकी साइज़ का डिफरेंस होता है। फिर होता है कॉन्ड्रोमा। कॉन्ड्रोमा सिंपल सी बात है, ओमा मींस जैसे हमने ऑस्टियोमा देखा था, इस तरह कॉन्ड्रोमा बिनाइन कार्टिलेज, बिनाइन ट्यूमर ऑफ द कार्टिलेज होगा। ये मेड्यूला ऑफ द स्मॉल बोन्स ऑफ हैंड्स एंड फीट पे राइज करता है, ठीक है। तो ये हो गया। और ऑस्टियो और कॉन्ड्रोसार्कोमा जो होता है ये ऑब्वियसली कार्टिलेज का मेलिग्नेंट ट्यूमर होगा। और ये कहाँ पे होता है? ये पेल्विस और सेंट्रल स्केलेटन पे होता है। ये अभी तक हमने किसी में भी नहीं पढ़ा, ये वाला ट्यूमर जो पेल्विस और सेंट्रल स्केलेटन पे हो, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली द कॉन्ड्रोसार्कोमा। और मेटास्टेटिक मोस्टली कहाँ से होते हैं? प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा यहाँ पे ज़्यादातर मेटास्टाइज करता है और ऑस्टियोलिटिक पंच्ड आउट लीजन्स बनाता है, मोर कॉमन देन प्राइमरी ट्यूमर्स, ठीक है। तो मेटास्टेटिक ट्यूमर जो होते हैं ये प्राइमरी ट्यूमर से ज़्यादा कॉमन होते हैं कि किसी और जगह का ट्यूमर हमारी बोन के अंदर आ जाए। तो ये कौन सा होगा जो हमारी फिंगर्स और हैंड्स के फिंगर्स पे और इस तरह से हाथों के ऊपर इन्होंने बनाया होगा, पाँव के ऊपर ट्यूमर बना होगा बोन का, ये कौन सा होगा? कॉन्ड्रोमा होगा, ठीक है, कॉन्ड्रोमा होगा। और ये कौन सा होगा जो शोल्डर्स पे होगा और हमारी पेल्विस पे होगा? दिस इज ए कॉन्ड्रोसार्कोमा। सो सनबर्स्ट अपीयरेंस इन द osteosarcoma, Codman triangle in the osteosarcoma, Sobel appearance in the giant cell tumor epiphysis. This is actually the osteochondroma, ठीक है, जिसमें कार्टिलेज कैप से कवर होता है। अगेन दैट उसके बाद ये सनबर्स्ट अपीयरेंस सेम है ऑस्टियोसार्कोमा की, ठीक है। मेटाफिजिस में ऑस्टियोसार्कोमा बना हुआ है, ये सारा, ठीक है। अनियन पील किस में मिलती है? एविंग सार्कोमा में, एविंग सार्कोमा, ठीक है। और ये ओके, अब हम देखते हैं आगे जॉइंट, ठीक है। जॉइंट जो होता है इसमें थोड़ा सा इसलिए टाइम लगाया क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ें थी इसमें काफ़ी, तो इस वजह से मैंने थोड़ा टाइम लगाया, ठीक है। अब जॉइंट की बात करते हैं। जो जॉइंट्स होते हैं ना हमारे, तो वो सॉलिड जॉइंट्स हो सकते हैं, लाइक इमोबाइल होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे जो स्कल के सूचर्स होते हैं ना, वो इमोबाइल होते हैं, वो फिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं दीज आर द सॉलिड जॉइंट्स, ठीक है, जो इमोबाइल होते हैं। लेकिन जो मोबाइल होते हैं ना, जिनसे हम मूव करते हैं, वो सिनोवियल जॉइंट्स होते हैं। अब सिनोवियल जॉइंट्स में ये देखें बोन टू बोन जॉइंट बनता है और उसके बाहर बिल्कुल आर्टिकुलर कैप्सूल होता है, उसके अंदर सिनोवियल मेम्ब्रेन होती है। और जो है ये आर्टिकुलर कार्टिलेजेस जो है हमारी बोन के एंड्स को कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसके दरमियान अंदर जो है जॉइंट कैविटी होती है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, ठीक है। ये बेसिक प्रिंसिपल्स थे हमारे जॉइंट के, कि हाउ द जॉइंट एक्चुअली फॉर्म्स। तो यहाँ पे जो है ये हाइलन कार्टिलेज बना होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है ये एक्चुअली हाइलन कार्टिलेज होता है और इसके अंदर कोलेजन टाइप टू होता है, ठीक है। ये हो गया। अब जो ये होता है ना सैनोवियल फ्लूइड, इसमें हाइलुरोनिक एसिड होता है और ये लुब्रिकेट कर रहा होता है हमारी जॉइंट्स को, ठीक है। अब हमने पढ़नी है सबसे पहले एक डिजीज़ जॉइंट की, जो ऑस्टियो आर्थराइटिस होगा। ऑस्टियो मीन्स बोन एंड आर्थराइटिस मीन्स जॉइंट, ठीक है। तो ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या होगा? इन्फ्लेमेशन हो जाएगी हमारे बोन्स एंड जॉइंट्स की, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो हमारी आर्टिकुलर कार्टिलेज होगी ना ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगी ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब क्या होगा? आर्टिकुलर कार्टिलेज जब ख़त्म होगी, यहाँ पे सारी इन्फ्लेमेशन हो रही होगी, तो ये जो बोन्स के दरमियान में जो रगड़ खाएंगे, फ्रिक्शन होगी, पेन होगी, इस तरह की चीज़ें आएंगी ऑस्टियोआर्थराइटिस में, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। थोड़ी सी ना इसकी झलक देख लें अपने ऑस्टियोआर्थराइटिस की, ठीक है, क्योंकि पढ़ेंगे ना फिर कहेंगे कि पता नहीं क्या वर्ड्स आ गए हैं। ऑस्टियोफाइट्स देखें, ऑस्टियोफाइट्स देखें फॉर एग्जांपल हिप जॉइंट में अक्सर ये फीमेल्स होती हैं, उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है ना विद एज। आपने सुना भी होगा इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मतलब वियर एंड टियर विद एज होता है, आफ्टर 60 होता है। तो क्या होता है? बोन की जो ये छोटे छोटे ऐसे हिस्से निकलना शुरू हो जाते हैं, ऑस्टियोफाइट्स उनको कहते हैं। ये टर्म होती है एक। बोनी स्पर्स होती हैं, बोनी प्रोजेक्शंस निकलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, जब जॉइंट्स के रीजन में, इनको हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं, ऑस्टियोफाइट्स होती हैं, ठीक है। और
इबर्नेशन होती है बोन की। ये देखें यहाँ पे कार्टिलेज है बोन जॉइंट के ऊपर, लेकिन यहाँ पे कार्टिलेज ख़त्म हो गया है, ठीक है, यहाँ पे कार्टिलेज ख़त्म हो गया है जॉइंट वो सारी इन्फ्लेमेशन की वजह से विद एज, ठीक है। तो इबर्नेशन क्या होती है कि जहाँ पे कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है और फिर रगर होती रहती है और उसकी वजह से ही ना पॉलिशिंग अपेरेंस आती है, आइवरी पॉलिश अपेरेंस आ रही होती है, ठीक है। इबर्नेशन क्या है? विद प्रोग्रेसिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कार्टिलेज द अंडरलाइंग बोन बिकम्स एक्सपोज्ड, ठीक है। और जब एक्सपोज हो जाता है तो सम एरियाज में भी पॉलिश्ड और आइवरी लाइक स्मूथनेस आना शुरू हो जाती है, जिसको हम इबर्नेशन कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। और ये सारी इन्फ्लेमेशन दिखाई हुई है कि किस तरह से हमारे जो है डैमेज होंगे, स्ट्रेस आएगा हमारे कॉन्ड्रोसाइट्स पे, वहाँ पे सारी इन्फ्लेमेटरी मटेरियल्स रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे, अल्टीमेटली सारी कार्टिलेज ब्लू कलर की जो आपको नज़र आ रही है ख़त्म हो गई है, ठीक है। और इस तरह से, ठीक है, तो ये दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे भी देखें अगर, तो बोन के सिस्ट बनना शुरू हो गए हैं विद एज, ठीक है। इन्फ्लेमेशन हो रही है सारी, ऑस्टियोफाइट्स आपको नज़र आ रहे हैं, सब कॉन्ड्रल सिस्ट नज़र आ रहे हैं। सब कॉन्ड्रल सिस्ट एक्चुअली क्या होते हैं? सनोवी, जब यहाँ पे होल्स बन जाते हैं ना ऐसे करके, तो सारा जो मतलब बोन जब डीजनरेट होती है तो अंदर सारा सनोवियल फ्लूइड चला जाता है और जब जमा हो जाता है ना तो उसकी वजह से सिस्ट बन जाते हैं, इनको हम कॉन्ड्रल सिस्ट कहते हैं। फिर ये जो छोटे छोटे हिस्से उतर के हमारे जॉइंट के, कार्टिलेज के इधर आना शुरू हो जाते हैं ना सनोवियल जॉइंट की कैविटी के अंदर, इनको हम कहते हैं जॉइंट माइस, ठीक है। जैसे चूहे होते हैं ना ऐसे निकले हुए, ऐसे लग रहा होता है यहाँ पे चूहे बैठे हुए हैं छोटे छोटे, तो ये जॉइंट माइस होते हैं इस तरह, ठीक है। बोनी स्पर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ऑस्टियोफाइट्स जो मैंने आपको बताए थे, ऐसे उबड़ी हुई चीज़ें होती हैं, कार्टिलेज सारा डिस्ट्रॉय हुआ हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ एक्चुअली द जॉइंट माइस। माइक्रो फ्रैक्चर्स होंगे, छोटे छोटे फ्रैक्चर्स होंगे और वहाँ पे क्या होंगे, बोन्स एंड कार्टिलेज के हिस्से उतर के ऐसे जमा होना शुरू हो जाएंगे, इनको कहेंगे जॉइंट माइस, ठीक है। जॉइंट माउस, माइस जैसे भी ये माउस बैठा हुआ है, ठीक हो गया। तो ये हमने देख लिया इसके बेसिक प्रिंसिपल्स। ये डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ की बात करते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस की, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या हो रहा है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अर्थराइटिस है ये। आप डीजनरेशन हो रही है आर्टिकुलर कार्टिलेज के, वो आपने इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ भी लिया है कि वियर एंड टीयर के बारे में की वजह से होता है, एज के साथ साथ 60 ईयर्स के बाद मोस्टली होता है, ओबेसिटी की वजह से, ट्रॉमा की वजह से। इफेक्ट्स आर लिमिटेड नंबर ऑफ जॉइंट्स और ओलिगो आर्टिकुलर होता है, मतलब कि हिप्स को, आपने हिप्स देखी थी ना वो कैसे पेल्विस को इन्वॉल्व किया हुआ था। और ज़्यादातर बूढ़ी औरतों में क्या होगा, लोअर लंबर स्पाइन इन्वॉल्व होगा, नीज इन्वॉल्व होंगी जहाँ पे स्ट्रेस बढ़ रहा है ओबेसिटी की वजह से। डिस्टल इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स इन्वॉल्व होती हैं, प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स होती हैं, ये फिंगर्स की मोस्टली इन्वॉल्व होती है। मैं आपको दिखाऊंगी इनकी प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये बताना भूल गई हूँ। अच्छा, क्लासिकल प्रेजेंटेशन जो होती है वो जॉइंट स्टिफनेस की होती है इन द मॉर्निंग दैट वर्सन्स ड्यूरिंग द डे, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आगे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस पढ़ेंगे, उससे हमने डिस्टिंग्विश करना है। क्या होता है, जॉइंट की स्टिफनेस होती है मॉर्निंग में, शुरू में स्टिफनेस होती है और हम जब एक्टिविटी कर रहे होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल इसमें ज़्यादातर ये होता है कि जिन औरतों को ये होता है ना, जिन वुमेन को ये होता है, सिंपल सी बात है, उनमें क्या होगा कि बूढ़ी हो गई है ना, तो अब ये होगा कि जब वो कोई भी काम करने लगेंगी ना तो वो उनको जॉइंट में ज़्यादा पेन होगी, स्ट्रेस पड़ेगा ना और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी, तो इसलिए इसलिए वो कहते हैं कि बाकी जो दिन का हिस्सा होगा वहाँ पे ये जो दर्द होती है, जो स्टिफनेस होती है, विद एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। आगे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस पढ़ेंगे, उसमें बिल्कुल ऑपोजिट होगा। उसमें ये होता है कि जब हम एक्टिविटी करते हैं फिर प्रॉब्लम आती है, सॉरी एक्टिविटी नहीं करते तब प्रॉब्लम आती है। मतलब फॉर एग्जांपल एक जगह रुके गए हैं ना, मतलब फॉर एग्जांपल पूरा दिन पूरी रात सोए होते हैं ना वो लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, तो सुबह उठते हैं उनकी जॉइंट ऐसे स्टिफ हुए होते हैं, हिला नहीं जा रहा होता उनसे, मतलब उनकी मूव ही नहीं किया जा रहा होता उनसे जॉइंट। क्यों? रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में काम करने की वजह से दर्द होती है, काम करने की वजह से मसल स्टिफनेस, जॉइंट स्टिफनेस ज़्यादा होती है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, रेस्ट पे अगर हमारी जॉइंट पड़े होंगे फिर ज़्यादा स्टिफनेस क्रिएट होगी, ठीक है, और फिर वो बहुत मुश्किल से स्टिफनेस ख़त्म होती है। पैथोलॉजिकल फीचर्स इसके क्या होते हैं, वो ये होता है कि कार्टिलेज डिस्ट्रप्शन हो जाती है जो मैंने आपको दिखाई थी, फ्रेगमेंट्स उतर उतर के आ जाते हैं हमारी जॉइंट स्पेस में, उसको जॉइंट माइस कहते हैं। इबर्नेशन हो जाती है सब कॉन्ड्रल बोन की, मैंने आपको दिखाई थी कि वो कार्टिलेज उतर गई थी और ऊपर से वो सारा बेयर एरिया हो गया था। ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन होती है जो कि रिएक्टिव बोनी आउटग्रोथ्स होती है, मैंने आपको दिखाए थे ऐसे हिस्से निकले हुए थे बाहर, ठीक है। और इसमें दो तरह के नोड्स होते हैं, वो मैंने आपको दिखाने हैं, हेबर्डन नोड्स होते हैं, बुशार्ड नोड्स होते हैं। सो इसमें आपको पता है ये हमारे प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजल जॉइंट है, ठीक है, ये डिस्टल इंटरफ्लेंजल जॉइंट है।
अब जो प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट होता है ना, उसमें क्या होता है, वो शार्ड नोड्स बनते हैं। जो डिस्टल होता है वहाँ पे हेबर्डन नोड्स बनते हैं, ठीक है। अब ये है कि इसको आपने कैसे याद रखना है, बी पहले आता है तो प्रॉक्सिमल में, और फिर एज बाद में आता है तो बी एज, ठीक है, ऐसे जाएगा। वो शार्ड नोड्स ऑन द प्रॉक्सिमल एंड हेबर्डन ऑन द डिस्टल। अब ये कौन से होंगे नोड्स, ये जो डिस्टल पे बने हुए हैं, दीज आर द हेबर्डन नोड्स, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें, प्रॉक्सिमल में बना हुआ है, दिस इज़ द बोशार्ड नोड, ठीक हो गया। अब हमने बात करनी है रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, ठीक है। इसमें देखें कि किस तरह की बिल्कुल डिफरेंट अपेयरेंस है हाथ की ना। ये एक्चुअली क्या होता है, जो हमारी जो होती है ना रूमेटॉइड अर्थराइटिस के जो लोग होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनकी जो रेडियल साइड होती है ना, रेडियल साइड, रेडियल ये रेडियस होती है, यहाँ पे होती है ना हमारी रेडियस, आई थिंक यही होती है, हाँ, उसकी तरफ जो है ना डेविएशन हो जाती है, ठीक हो गया। और इसमें देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पेनिस फॉर्मेशन, यह आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस में नहीं देखा। पेनिस आपको क्या नज़र आ रहा है, ये सारा आपको क्या नज़र आ रही है, ये वेस्कुलरिटी, वेजल्स नज़र आ रही हैं। सो हाइपर वेस्कुलर थिंग होती है ना, ये ब्लड वेजल्स जमा हो जाती हैं, इसको पेनिस फॉर्मेशन कहते हैं। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, हाइपर वेस्कुलराइजेशन, ठीक है। और ये देखिए पेनिस फॉर्मेशन, हाइपर वेस्कुलराइजेशन, पेनिस फॉर्मेशन, हाइपर वेस्कुलराइजेशन कैरेक्टरिस्टिक होती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, ठीक है। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में देखें क्या हो रहा है, हेल्दी जॉइंट था, साइनोवाइटिस हुआ। एक्चुअली ये ऑटो इम्यूनिटी चल रही है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, सिस्टेमिक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। सिर्फ हमारे जॉइंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे इसमें, हमारी सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, ठीक है। सो आप कह रहे होंगे ये क्यों हो रहा है ना, तो एक्चुअली इट इज़ बिकॉज ऑफ द ऑटो इम्यूनिटी, ठीक हो गया। ऑस्टियोआर्थराइटिस वाज एज रिलेटेड, ठीक है। हेल्दी जॉइंट, साइनोवाइटिस हुआ, इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट, पेनिस फॉर्मेशन हुई जो मैंने आपको दिखाई थी, हाइपरवेस्कुलरिटी। जब ये फाइब्रस एनकलोसिस क्या होती है कि जिसमें फाइबर्स की वजह से, मतलब फाइब्रस एनकलोसिस मतलब फाइबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू जो जॉइंट्स की फ्यूजन होती है उसको कहते हैं फाइब्रस एनकलोसिस। अगर जॉइंट्स जो हैं वो बोन उनकी पूरी फ्यूज़ हो जाए तो उसको कहते हैं बोनी एनकलोसिस। तो ये करेक्टरिस्टिक होते हैं हमारे रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपने नहीं देखा था पेनिस, आप ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपने फाइब्रस और बोनी एनकलोसिस नहीं देखी थी, यहाँ पे ये हो रही है, ठीक है। सो दिस इज़ एक्चुअली व्हाट, आपको ये किस तरह की नज़र आ रही है ऐसे करके, दिस इज़ एक्चुअली स्वॉन नेक, ठीक है, ये पर्पल ही है, स्वॉन नेक, ठीक है। जैसे वो स्वॉन होती है ना, उसकी नेक होती है ऐसे करके, वैसी डिफॉर्मिटी होती है उसकी। और ये कौन सा जॉइंट है जहाँ पे आई हुई है, दिस इज़ द डिस्टल जॉइंट, ठीक है। तो दिस इज़ अ स्वॉन नेक डिफॉर्मिटी प्रेजेंट इन द रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। और बहुत से रूमेटॉइड नोड्यूल्स हमें मिलेंगे इसमें, रूमेटॉइड नोड्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। सो क्या हो रहा है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, क्रोनिक सिस्टेमिक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। मैंने आपको बताया सिस्टेमिक होती है, ऑटोइम्यूनिटी की वजह से होती है, वुमेन में ज़्यादा कॉमन होती है, ऑफ लेट चाइल्ड बेयरिंग एज, HLA-DR4 की एसोसिएशन होती है इसमें, जॉइंट्स होते हैं इसमें। हॉलमार्क क्या होता है, पेनिस फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फ्लेम्ड ग्रेनुलेशन टिश्यू, लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्टिलेज, एनकलोसिस, फ्यूजन ऑफ जॉइंट विच में बी फाइब्रोसिस और बोनी एनकलोसिस। आर्थराइटिस में क्या होगा, मॉर्निंग स्टिफनेस होगी दैट इम्प्रूव्स विद एक्टिविटी, ये मैंने आपको बताया था कि रेस्ट पे प्रॉब्लम चल रही होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के बिल्कुल ऑपोजिट, ठीक है। और इसमें क्या होता है, प्रॉक्सिमल जब हमारे पास इन जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसकी वजह से स्वॉन नेक डिफॉर्मिटी आती है, अल्नर डेविएशन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरी बुक में रेडियल लिखा हुआ है, यहाँ पे अल्नर है, और मुझे लग रहा था मुझे ये भी लग रहा था कि मेरे जो उधर हुआ हुआ है ना रॉबिन्स पे भी आई थिंक अल्नर डेविएशन ही होता है, अल्नर डेविएशन ही होता है आई थिंक। उसके बाद एल्बोज, एंकल्स और नीज आर इज करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है कि DIP जो होता है ये यूजली स्पेयर्ड होता है, तो दिस इज़ एक्चुअली अपोजिट टू ऑस्टियोआर्थराइटिस। वहाँ पे आपने देखा था कि डिस्टल में एक्चुअली जो है कौन से नोड्स बन रहे थे, हेबर्डन नोड्स, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टल कॉन्वलेटेड, डिस्टल जो होता है इंटरफ्रेंजियल जॉइंट, ये इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जॉइंट स्पेस नैरो हो जाती है, लॉस ऑफ कार्टिलेज होती है, ऑस्टियोपेनिया हो जाती है, फीवर, मलेज, वेट लॉस, माइल्जियास के साथ पेशेंट आते हैं। ये जो है होता है इसमें रूमेटॉइड नोड्यूल्स मिलते हैं, जिसमें क्या होता है दरमियान में नेक्रोसिस हुई होती है, इर्द गिर्द हिस्टियोसाइट्स होते हैं, स्किन में भी मिलते हैं, विजुअल ऑर्गन्स में मिलते हैं, मैंने आपको दिखाए थे।
वेस्कुलाइटिस होता है, इसमें बेकर सिस्ट होती है। बेकर सिस्ट क्या होती है कि हमारी जो नी होती है उसके पीछे जो है एक सिस्ट बन जाती है बर्सा की स्वेलिंग की वजह से। इसकी मैंने पिक्चर सेव की थी, पता नहीं शायद सेव नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद जो है प्लूरल इफ्यूएंस होते हैं, इसमें लिम्फेडिनोपैथी होती है, इंटरस्टिशियल लंग फाइब्रोसिस। अब देखें एज अ होल ये सिस्टेमिक डिजीज़ है ना, तो इस वजह से सारे सिस्टेमिक इलनेसेस आ रही हैं। ठीक है, ये वही वाली पिक्चर है। अब मुझे समझ नहीं आ रही है कौन सी साइड का हाथ है और कहाँ पे ये डेविएशन हुई हुई है। मुझे लग रहा है ये लेफ़्ट हाथ है, हाँ लेफ़्ट हाथ है ये। तो ये देखें लेफ़्ट हाथ में ये जो है रेडियल डेविएशन होगी, ये पता नहीं रेडियस, मुझे रेडियस भूल गई है कहाँ पे थी, उस साइड पे होती है हमारी रेडियस, मतलब कि डिस्टली, तो ये रेडियल डेविएशन है। अच्छा, उसके बाद जो है आईजीएम एंटीबॉडीज़। अच्छा, होता क्या है कि हमारे जो आईजीजी होता है ना, उसकी जो एफसी पोर्शन होता है, यहाँ पे एफसी पोर्शन होता है, यहाँ पे ना हमारे वो आईजीएम आके लग जाती है, आईजीएम एंटीबॉडी आके लग जाती है। ठीक है, तो इसको ये जो हमें ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मिल रहा होता है, इसको हम कहते हैं रूमेटॉइड फैक्टर। ठीक है, दिस इज़ एक्चुअली द मार्कर ऑफ टिश्यू डैमेज एंड डिजीज़ एक्टिविटी। और इसमें हमें क्या मिलते हैं, न्यूट्रोफिल्स और हाई प्रोटीन्स इन द सिनोवियल फ्लूइड मिलते हैं। ठीक है, सिनोवियल फ्लूइड के अंदर ये सब कुछ ज़्यादा हुआ होता है। कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड द एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ एंड सेकेंडरी एमेलोडोसिस। ठीक है, फिर आता है सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज। अब इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ जॉइंट डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें क्या होता है, लैक ऑफ रूमेटाइड फैक्टर। मतलब ऊपर जो हमने देखा है ना रूमेटाइड आर्थराइटिस में रूमेटाइड फैक्टर था जिसमें आईजीजी की एफसी पोर्शन के साथ आईजीएम लगी हुई थी, यहाँ पे वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, HLA-B27 की एसोसिएशन है और एक्सियल स्केलेटन इन्वॉल्वमेंट है। अब इसमें ना, इसमें सिंपल सी बात है, ये 4 चीज़ें आती हैं। एनकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, रीटर सिंड्रोम होता है, और सोरिएटिक आर्थराइटिस होता है, एक और होता है जो यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया हुआ। तो क्या क्या हो रहा है इसमें, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरिएटिक आर्थराइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस, एंटीरोपैथिक आर्थराइटिस। ठीक है, ये सारे जो है सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस। इसको सीरो नेगेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रूमेटाइड फैक्टर नहीं होता और HLA-B27 के लिए ये लोग पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सो एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हम डिस्कस कर लेते हैं। हम ना यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं इसका जो है बुक से पढ़े बगैर। ठीक है, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये ज़्यादातर हमारी जो सेक्रोइलियक जॉइंट्स होते हैं ना, वहाँ पे ये ज़्यादा इफेक्ट करता है एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, ऑटोइम्यून प्रोसेस होता है, HLA-B27 के साथ एसोसिएटेड होता है, वर्टिब्रल जॉइंट्स को इफेक्ट करता है और बैम्बू स्पाइन बन जाता है इसमें। ठीक है, बैम्बू जो होता है उसकी तरह का। तो ये देखें कहाँ पे इन्वॉल्व कर रहा है एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सेक्रोइलियक जॉइंट्स में। ठीक है, ये देखें, तो इन लोगों को ना ये पेन हो रही होती है कमर में बहुत ज़्यादा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बैक पेन के साथ लोग आते हैं, आपने अगर आई पढ़ी है ना तो आपको पता होगा कि यूवियाइटिस हुआ होता है इन लोगों को साथ में, और बैक पेन के साथ आते हैं, और एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लोग होते हैं। बैम्बू स्पाइन, ठीक है, जैसे ये पता नहीं इसको उर्दू में क्या कहते हैं, तो उस तरह की ये स्पाइन बन जाती है। ये देखें, बिल्कुल उस तरह की, इनके जॉइंट स्पेसेस लॉस हो जाते हैं ना, एनक्लोजिंग हो रही है, जुड़ गए हैं जॉइंट्स एक साथ, तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे बैम्बू स्पाइन है। ठीक है, तो सेक्रोइलिक जॉइंट्स एंड स्पाइन को ये अफेक्ट करते हैं, ज़्यादातर यंग अडल्ट्स को करते हैं। लो बैक पेन के साथ लोग आते हैं, उनकी वर्टिब्रल बॉडीज़ जो होती हैं वो इन्वॉल्व हुई होती हैं, फ्यूज़ हो गई होती हैं, जिसकी वजह से हमें बैम्बू स्पाइन मिलती है। और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस क्या होती है, मैंने आपको बताया, यूवियल ट्रैक की इन्फ्लेमेशन मिलती है इन लोगों में, और एहोटाइटिस मिलता है। ठीक है, फिर आता है रिएक्टिव आर्थराइटिस, जिसको हम कहते हैं रीटर सिंड्रोम। ये दूसरी इसकी चीज़ होती है सीरो नेगेटिव में। अच्छा, इसमें क्या होता है, कंजक्टिवाइटिस होता है, यूरिथ्राइटिस होता है और आर्थराइटिस होता है, ये 3 चीज़ें होती हैं। इसके क्लासिकल ट्रायड होता है हमारे रीटर सिंड्रोम का। ठीक है, कैंट सी, कैंट पी, कैंट बेंड द नी। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं हमारे रीटर सिंड्रोम में, और ये ज़्यादातर यंग एडल्ट्स को कॉमनली इफेक्ट करता है, यूजली मेल्स। ठीक है, अब आपने याद रखना है जब भी HLA-B27 की एसोसिएशन होती है ना, ये मोस्टली हमारे मेल्स में होती है। ठीक है, आफ्टर अ GI इन्फेक्शन या क्लेमेडिया। अब ये किसकी वजह से होता है, क्लेमेडिया की वजह से। ठीक है, या कोई भी GIT का इन्फेक्शन होना, उसकी वजह से ये होता है। ठीक हो गया, ये रीटर सिंड्रोम है, सिंपल ये 3 चीज़ें हैं इसमें। फिर होता है सोरियासिस। अब सोरियासिस जो होती है एक स्किन डिजीज़ होती है, लेकिन उसके 10% केसेस में उनको जो है सोरिएटिक आर्थराइटिस स्टार्ट हो जाता है, जिसमें उनके जो जॉइंट्स इफेक्ट होते हैं मोस्टली डिस्टल जॉइंट्स इफेक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, डिस्टल जॉइंट्स, ये देखिए आपको नज़र आ रहे हैं, स्वॉलन फिंगर्स होती हैं इन लोगों की, इनको हम कहते हैं सॉसेज फिंगर्स। ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल लाल हुई होती हैं इस तरह से, स्वॉलन रेड हॉट
फिर नेक्स्ट हम देखेंगे सेप्टिक अर्थराइटिस, जिसमें इन्फेक्शियस अर्थराइटिस होता है। इसमें क्या होता है, जॉइंट की इन्फ्लेमेशन होती है बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, सेप्टिक अर्थराइटिस के नाम से पता चल रहा है, इन्फेक्शियस अर्थराइटिस के नाम से पता चल रहा है, जॉइंट्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का जॉइंट हो जाएगा वार्म टेंडर। सो वार्म टेंडर। सो अर्थराइटिस ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शियस एजेंट यूजली बैक्टीरियल, किसकी वजह से होता है, नज़ीरिया गोनोरिया की वजह से। यंग एडल्ट्स मोस्ट कॉमन कॉज। ठीक है, यंग एडल्ट्स में मोस्टली यही होगा बिकॉज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ठीक हो गया। स्टेफ ऑरियस, ओल्डर चिल्ड्रन, एडल्ट, सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज। ठीक है, ये बात होती है। उसके बाद ये है कि अब हमने देखा था ऑस्टियोआर्थराइटिस में फर्स्ट मोस्ट कॉमन जो था वो स्टेफ ऑरियस था। सिंगल जॉइंट इन्वॉल्व करता है यूजली द नी, और वार्म जॉइंट होता है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा था, मूव नहीं किया जाएगा जॉइंट। और ऑब्वियसली बैक्टीरिया है तो फीवर होगा, वाइट काउंट इंक्रीज़ होगा, ESR जो है वो एलिवेटेड होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हमने पढ़ना है गाउट। ठीक है, गाउट क्या होता है, इसको हम ना गाउट को मतलब साथ ही कर लेते हैं, और जो स्केलेटल मसल्स के आगे वाला सारा है ना वो हम थर्ड वीडियो में बना लेंगे। 3 वीडियोज़ होंगी पूरी बोन। तो ये आपने सुना होगा कि थम, ये जो बिल्कुल थम कह रही हूँ, ये हेलेक्स जो हमारा होता है, यहाँ पे जो फर्स्ट मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट होता है ना, मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट, यहाँ पे मोस्टली गाउट का केस आ रहा होता है। और ये क्यों आता है गाउट का, यूरिक एसिड का लेवल जब ज़्यादा हो जाता है उसकी वजह से गाउट अटैक आता है, और इन लोगों को इस जगह पे बहुत पेन हो रही होती है इस रीजन में। ठीक है, अब गाउट की जो कैरेक्टरिस्टिक चीज़ होती है वो क्या होती है कि यहाँ पे यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन होती है, और स्वॉलन और इन्फ्लेम जॉइंट हो जाते हैं। यूरिक एसिड जब जमा हो जाएगा वहाँ पे सारी इन्फ्लेमेशन मटेरियल, यूरिक एसिड इन लोगों में ज़्यादा हो जाता है ना, तो यूरिक एसिड वहाँ पे क्रिस्टल्स की फॉर्म में जमा हो जाता है, और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है फिर। ठीक है, मैक्रोफेजेस वगैरह आ जाते हैं, और इन लोगों की क्या होता है कि वहाँ पे टोफाई बन जाते हैं, टोफाई बन जाते हैं। ठीक है, टोफाई इस तरह से। अब टोफाई क्या होते हैं कि दरमियान में सारा वो यूरेट के क्रिस्टल जमा हुए होते हैं, और इसके इर्द गिर्द क्या होता है, मैक्रोफेजेस आए होते हैं, लिम्फोसाइट्स आए होते हैं, जैसे वो टीबी में नहीं होता है, ग्रैनुलोमा बना होता है, नेक्रोसिस दरमियान में। इस तरह दरमियान में यहाँ पे यूरेट क्रिस्टल्स होते हैं, उसके इर्द गिर्द मैक्रोफेजेस होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, जॉइंट सेल्स होते हैं। ठीक है, फॉरेन बॉडी सेल्स सारे जमा हुए होते हैं, तो इसको हम कहते हैं टोफाई। तो गाउट क्या है, हाइपर यूरिसीमिया की वजह से हो रहा है। इसमें क्या है, फर्स्ट मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है, और इसमें क्या है, एक्चुअली नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स हमें मिलते हैं जो कि नेगेटिवली बायफ्रेंजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है सूडो गाउट से। अब गाउट में जो क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं वो मोनोसोडियम यूरेट के बन रहे होते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड की वजह से बन रहे हैं। नीडल शेप्ड होते हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल सुई की तरह है, और नेगेटिवली बायरिफ्रेंजेंट है। ठीक है, जब पोलराइज लाइट उनमें से पास करती है तो वो नेगेटिवली बायरिफ्रेंजेंट होते हैं, जबकि ये जो सूडो गाउट वाले होते हैं ये रोम्बॉइड शेप्ड होते हैं, ऐसे करके। ठीक है, रोम्बॉइड शेप्ड होते हैं, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के होते हैं। ठीक हो गया, इस तरह से। ब्लू कलर के होते हैं, वो येलो कलर के थे गाउट के। ठीक है, ये ब्लू कलर के होते हैं, रोम्बॉइड शेप्ड होते हैं, पॉजिटिवली बायरिफ्रेंजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे पोलराइज लाइट जो इनमें से जो है पास करती है, तो इनकी 2 सर्फेसिस होती हैं, तो ऐसे करके पॉजिटिवली बायरिफ्रेंजेंट होते हैं। कैल्शियम पायरोफॉस्फेट की वजह से ये बनते हैं, तो ये इनका डिफरेंस होता है। सो व्हाट इज़ गाउट, सिंपली मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स के जो है वो जमा हो जाएंगे हमारे जॉइंट्स में, और हाइपर यूरिसीमिया की वजह से होता है। या तो ओवर प्रोडक्शन हो रही होती है हाइपर यूरिसीमिया की, या हमारी बॉडी से यूरिक एसिड निकल ही नहीं रहा होता। ठीक है, अब यूरिक एसिड जो होता है आपको पता है, हमारी प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म के बाद जो है यूरिक एसिड बनते हैं, और ये इसकी सिंथेसिस है कि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के बाद ये बनेंगे, और रिलीज़ कहाँ से होंगे, किडनी से, हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगा यूरिक एसिड। ठीक है, अब प्राइमरी गाउट होता है, सेकेंडरी होता है। प्राइमरी गाउट क्या होता है, मोस्ट कॉमन फॉर्म इसकी यही होती है कि हम जो एटियोलॉजी है उसका हमें नहीं पता होता। सेकेंडरी गाउट जो होता है उसकी एटियोलॉजी का हमें पता होता है। अब उसकी एटियोलॉजी क्या होती है कि एक होता है ल्यूकीमिया और माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ल्यूकीमिया, ये जो कैंसर्स होते हैं ना, एक्चुअली कैंसर सेल्स जब हम कीमोथेरेपी कर रहे होते हैं, तो कीमोथेरेपी कर रहे होते हैं तो कैंसर सेल्स टूट जाते हैं। तो जब वो टूटते हैं ना तो वहाँ से बहुत ज़्यादा उनके अंदर से यूरिक एसिड निकल जाता है सारा, क्योंकि DNA वगैरह होता है ना, तो उससे लीश नेहन सिंड्रोम आपको पता होगा कि इसमें जो एंजाइम होता है उसकी डेफिशिएंसी होती है, हाइपोजेंथिन गुआनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। जब इस डेफिशिएंसी होती है इस एंजाइम की, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी प्यूरिन्स जो होती हैं वो
प्रॉपर्ली आगे मेटाबोलाइज नहीं होती ना, तो फिर ये प्यूरीन जो होती हैं ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट होना शुरू होती हैं, हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड हो जाता है, सिंपल सी बात है। रीनल इंसफिशेंसी मतलब रीनल ने एक्सक्रीशन करनी थी ना, अब वो प्रॉपर एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी। तो एज अ होल क्या हो रहा है कि या तो उनकी सिंथेसिस ज़्यादा हो रही है या उनकी एक्सक्रीशन नहीं हो रही किडनी डिजीज़ की वजह से। तो अब क्या होगा, यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, जब ज़्यादा हो जाएगा तो पेनफुल अर्थराइटिस होगा, ज़्यादातर ग्रेट होगा जिसको हम कहते हैं पोडाग्रा, ठीक है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट MCQ। उसके बाद आता है कि ये क्रिस्टल्स कहाँ पे जॉइंट में डिपोजिट हो जाते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन आता है अल्कोहल और कंजम्पशन ऑफ मीट की वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ही हमारी जो है बकरा ईद आती है तो क्या करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा गोश्त खा लेते हैं, फिर उनको इस तरह की दर्दें शुरू हो जाती हैं पहली जो ग्रेट टो में, ठीक है। क्रोनिक गाउट जो होता है इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे टोफाई बन जाते हैं, मैंने आपको बताया वाइट चॉकी एग्रीगेट्स होते हैं यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के, और उसके इर्द गिर्द सारा जॉइंट सेल रिएक्शन फाइब्रोसिस स्टार्ट हुई होती है। रीनल फेलियर, ठीक है। रीनल फेलियर कैसे होगा, जब वो क्रिस्टल्स हमारे किडनी ट्यूब्यूल्स को आके ब्लॉक कर देंगे तो रीनल फेलियर हो जाएगा। लैब इन्वेस्टिगेशंस में क्या हमें मिलेगा, हाइपर यूरेसीमिया मिलेगा। सनोवल फ्लूइड में हमें नीडल शेप क्रिस्टल्स मिलेंगे जिसकी नेगेटिव बायोरेफरेंसेंस होगी, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। और इसको हमने जो है सूडो गाउट को जो है वो गाउट से रिसेंबल कर रहा होता है, तो हमने इसको डिस्टिंग्विश करना होता है कि इस तरह से कि सूडो गाउट में क्या होता है, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं और हमें रोम्बॉइड शेप क्रिस्टल्स मिलते हैं जो पॉजिटिवली बायोरेफरेंजेंट होते हैं, ये ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इनको दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो नेक्स्ट से हम स्केलेटल मसल्स और लास्ट पार्ट करते हैं इंशाल्लाह।